हरियाणा के यमुनानगर में गिरीश अरोड़ा ने उपायुक्त का पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक भी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरीश अरोड़ा ने कहा कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर सभी को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा ब्लैक फंगस, येलो फंगस से बचना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में ब्लैक फंगस के 36 मामले सामने आ चुके हैं। कहा कि आने वाले मौसम में बारिश होनी है जिससे वायरस बढ़ जाता है। ऐसे में सभी को अपना ध्यान रखना जरूरी है। यमुनानगर में हालांकि दूसरी लहर में बहुत कम केसों की बात कही, लेकिन आगे भी सभी को ध्यान रखने की जरूरत है और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य है। तीसरी लहर की संभावना और एक और बात थी जो येलो फंगस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के भी यहाँ 36 के करीब पेशेंट हैं। तो उनसे इन तीनों तरह के फंगस से बचना ये भी हम सबकी प्रायोरिटी में रहेगा, क्योंकि वो भी उतने ही फैटल हैं जितने की कोविड है। और जो जहाँ तक ये थर्ड वेव की संभावना की बात है, ये नो डाउट की संभावना अभी बनी हुई है, क्योंकि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। और मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण में घोटाले की आंच पलवल जिले के 3 एसडीएम समेत 22 अधिकारियों पहुंच चुकी है। और साथ ही बता दें आपको कि लगातार सरकार से मोटा मुआवजा लेने के लिए इन लोगों ने मात्र 78 गज जमीन के 150 लोगों को मालिक बनाया था और जमीन अधिग्रहण में करीब 45,000 रुपए को बढ़ाकर 22 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था। जिसके बाद पलवल जिले के अधिकारियों की यह कार्रवाई रेलवे विभाग को रास नहीं आई और मामले की शिकायत रेलवे विभाग से पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से की गई थी। दरअसल हरियाणा में घोटाले अब सामने आने लगे हैं। ताजा मामला मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। साल 2018 से अब तक पलवल जिले में रह रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण में अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। ये खुद रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से शिकायत कर लगाए गए और अब इस पूरे मामले की जांच हुई तो मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड में घोटाले की बू आती है। साफ तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया है। रिपोर्ट में 3 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी और 2 उच्चाधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। ये दरअसल जो मुंबई दादरी रेलवे कॉरिडोर है, ये उसका मामला है। कुछ अधिकारियों ने एक साजिश के तहत कुछ ज़मीन का हिस्सा अधिग्रहित नहीं किया। एक साजिश थी अधिकारियों की और उस मामले को दबाए रखा। जब दोबारा से उसका एक प्रूव हो गया, मैप बन के गया, तो अधिकारियों ने कहा कि इसमें इतनी ज़मीन की हमें और ज़रूरत है, जो इन्होंने अधिग्रहित नहीं की थी। जब दोबारा से उस ज़मीन को अधिग्रहित किया गया तो इन्होंने जो अधिग्रहित करने का जो एक नोटिस जारी होता है जिसके तहत आप ज़मीन को नहीं बेच सकते, उस नोटिस को इन्होंने दबाए रखा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर जी के नेतृत्व में कोई भी कोताही करने वाला, गलतियां करने वाला, प्रदेश और देश के पैसे को खुर्द-बुर्द करने वाला कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो बचेगा नहीं। उसको उसके किए की सजा मिलेगी। और देश में एक समय पर ऐसे हालात थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, मगर आज फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे करीब 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। ये टैंकर गुजरात के जामनगर, हजीरा, ओडिशा के राउरकेला और अंगुल से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे और हर टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जो कि अब खड़े खड़े लीकेज भी होने लगी है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होने लगा है, वैसे ही ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है, जिसके चलते टैंकर खाली भी नहीं हो रहे हैं और कई दिनों से एक जगह रहने की वजह से टैंकर चालक और हेल्पर भी अब परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि जो टैंकर चालक हैं उन्होंने बताया कि हमें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ देनी है। इसके अलावा हमें घर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। आलम यह है कि फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े 9 से 10 दिन हो चुके इन टैंकरों में। कई बार उन्होंने अपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, मगर कोई भी जवाब संतोषजनक
इन्हें नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जीआरपी सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह की देखरेख में सभी चालकों के रहन सहन और भोजन की व्यवस्था जरूर की गई है। सब इंस्पेक्टर राजपाल सिंह का यह कहना है कि उन्हें सभी ऑक्सीजन टैंकर चालकों की देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे वो बखूबी निभा भी रहे हैं। हमें कोई कंफर्म मिल नहीं, ऑर्डर कहीं का मिल नहीं रहा। मैसेज नहीं मिला है, कहाँ लेके जाने हैं? कोई मैसेज नहीं है। तो 9 दिन से यहीं खड़े हैं आप? हाँ 9 दिन से यहीं खड़े हैं। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था सही है, खाना पीना मिल रहा है, रह रहे हैं, क्या करेंगे। इनका दोनों टाइम खाना अपना टाइम से टाइम दे रहे हैं, सुबह भी शाम भी, नहाने धोने का सारा सिस्टम है इनका, हमारा इनके पास बिल्कुल। तो कब तक के लिए मैसेज है, कब तक इनकी व्यवस्था चलती रहेगी? देखो ये आदेश तो अफसर बताएंगे जी। हमारे पास तो जो जितनी जिम्मेवारी हमें दे रखी है अफसरों ने वो हम निभा रहे हैं अपने तरीक़ा से। मैसेज नहीं मिला है। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है खाने पीने और रहने की? आप नहीं, व्यवस्था सारी सही है, खाने पीने की भी, रहने सहने की सभी व्यवस्था ठीक है। तो कोई डिमांड है जिससे आप कहना चाहें सरकार के लिए या किसी के लिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पहुँचाने हैं पहुँचा दें? नहीं, डिमांड क्या है, डिमांड तो अधिकारियों के ऊपर है। अधिकारी जहाँ बोलेंगे, प्रशासन जहाँ बोलेगा वहाँ जाएंगे, सरकार की इच्छा होगी वहाँ पहुँचाएंगे। और कोरोना वैक्सीन की बद इंतजामी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। सुनिए आप भी। देश भर में कोरोना वैक्सीन की बदनिंतजामी को लेकर आज जो है कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन दिए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रभारी विवेक बंसल ने मिलकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन क्यों दिया, इस पर बातचीत करने के लिए खुद कुमारी शैलजा जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहना चाहोगे आज जो आपने ज्ञापन सौंपा, क्या दिक्कतें हैं कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और जो कंडीशन है? कोरोना महामारी आई पहली बार, तब इन्हें आगाह किया गया था। विदेशों से भी जो स्थिति पैदा हो रही थी, खुद हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया था, लेकिन ये सरकार नहीं मानी। कोरोना की पहली वेव आई और अपने आप से डिक्लेयर कर दिया कि वेव ख़त्म और कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। सेकेंड वेव आई तो इस बार इस सरकार के पास कोई बहाना नहीं था। आपने ना दुनिया से सीखा, ना अपना अनुभव कुछ बनाया, और सेकेंड वेव ऐसी आई और ऐसी महामारी फैली है हमारे देश में जिसने असंख्य लोगों की जान ली है। ना आपके पास डेटा है, सही डेटा सामने आप नहीं ला रहे हैं। मैम, एक लोकतंत्र की मजबूती उसके विपक्ष से भी पहचान में होती है। आपने सरकार के ऊपर बहुत सवाल उठाए, आपने सरकार से कई बातें भी पूछी, लेकिन आपकी जो है किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। इसको क्या माने, विपक्ष की कमजोरी या सरकार की मजबूती? सरकार का विश्वास लोकतंत्र में है नहीं। तानाशाह तरीके से ये सरकार चलाते हैं, और लेकिन उसका जवाब जनता देती है और जनता देगी आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल हम ये चाहते हैं कि महामारी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो कि ये सरकार कर रही है, और नागरिकों को जो सेवाएं और जो राहत मिलनी चाहिए उसमें ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हरियाणा में देश के हर विधानसभा में एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ होती है, और इतनी महामारी के दौरान भी स्टैंडिंग कमेटी कहीं पर जो है विजिट नहीं कर पा रही। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसका एक अलग हिस्सा होता है और बहुत अहम भूमिका होती है। इन्होंने ना तो पहले काफ़ी समय तक कमेटियाँ, फिर उनकी मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स तक नहीं करवा पाए। तो बहुत सी बातें हैं, उनमें एक आप इसको भी जोड़िए कि इनका ना तो लोकतंत्र में विश्वास है और ना ये लोगों की बात, ना विपक्ष की बात सुनना चाहते। मैम, आखिरी सवाल मेरा कि टोहाना में देवेंद्र बबली का विरोध हुआ, जिस तरीके से उसकी गाड़ी पर जो झंडे लगे, डंडे मारे गए और शीशा तोड़ा गया, इसको आप कैसे देखते? सिर्फ इसको देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको संयम भी रखना चाहिए, और आज के दिन ये जानते हैं कि किसानों के साथ जो इन्होंने किया है, किसान उत्तेजित है, तो उस पर मलहम लगानी चाहिए, ना कि उनको और उत्तेजित करें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने आज राज्यपाल को दिए गए वैक्सीनेशन की खामियों के चलते ज्ञापन के बारे में जानकारी दी है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की आज की इस मुहिम का केंद्र सरकार पर कितना फर्क पड़ता है। कैमरामैन अमित वालिया के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.